चलिए, तो हम लोग फिजिक्स में फ्लोटेशन में प्रॉब्लम डिस्कशन हो रहा था। फ्लोटेशन का क्या हो रहा था? प्रॉब्लम डिस्कशन। प्रीवियस लेक्चर में 29 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन हो गया था। अब इसी को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। बना के लाए हैं ना आप लोग? चलिए देखिए, अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, समझिए। कितने लोग इसको बनाए हो? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने वाले की संख्या बहुत कम है। तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हो जी? क्या कर रहा है देखो। इसीलिए कल हम पूछे भी आपसे कि जो क्वेश्चन बच गया है वो आगे डिस्कशन करना चाहते हैं, ये आगे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बोला कि नहीं सर हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन क्वेश्चन करोगे तो बना के लाओ, तब ना डिस्कशन करने मजा आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक 0.75 आपेक्षिक घनत्व वाली वस्तु को, यहां पर वस्तु का एक तरह से घनत्व दिया हुआ है। अगर वस्तु का अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो वस्तु का घनत्व भी दिया हुआ है। बोले थे कि रिलेटिव डेंसिटी में अगर ग्राम पर सीसी लगा देंगे तो वो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वस्तु को 500 सेंटीमीटर क्यू आयतन द्रव में डूबा रहता है। वाली वस्तु 500 सेंटीमीटर क्यू आयतन द्रव में डूबा रहता है। यदि द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का भी अपेक्षिक घनत्व दिया गया है, तो वस्तु का कुल आयतन क्या है? एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटे कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। याद है? ये पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? है ना? उसी को शॉर्ट में हम लोग बोले थे क्या कि V बटे कितना D1 बराबर D1 बटे कितना D। यही फॉर्मूला था, जहां पर V क्या था? वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन, और V1 वस्तु का कुल आयतन, और D1 वस्तु का घनत्व, और D किसका? द्रव का घनत्व। ये लिखाए थे ना। कुछ बच्चे अगर नए होंगे तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जैसे नया चैप्टर फिर हम चालू करेंगे इस फिजिक्स में, इसके बाद वेव पढ़ाएंगे तो उसको 100% समझ में आएगा। जो बच्चे इसका थ्योरी क्लास अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ किया था क्या। तो अब सोच लो, यहां पर बोल रहा है कि यदि वाली वस्तु 500 सेंटीमीटर क्यू आयतन द्रव में डूबा रहता है, तब वस्तु का डूबा हुआ भाग का आयतन कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यू बटे वस्तु का कुल आयतन। यही पूछ रहा है। और देखो D1 किसका है? D1 वस्तु का घनत्व, तो वस्तु का घनत्व कितना दिया है? 0.75। एक्चुअल में दिया है ये आपेक्षिक घनत्व। अगर आपेक्षिक घनत्व में ग्राम पर सीसी लगा देंगे तो वो घनत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर द्रव का घनत्व 1 कितना 02 ग्राम पर सीसी। अगर नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राम पर सीसी कैंसिल हो गया ना। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? इसको गुणा कर लीजिए। ये 500 मल्टीप्लाई 1.02 और अपॉन 0 कितना 7 कितना आता है कैलकुलेशन करके? 680 आता है। तुम लोग कैलकुलेशन किए हो? अगर मैं इसको सही बच्चा बोला पॉइंट को उड़ा दीजिए। उड़ा क्या देंगे? अरे कट जाएगा 102 बटे हो जाएगा कितना 75। दोनों है। गप मत करो, ध्यान दो। यहाँ पे 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 दूना कितना 50, 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो हो जाएगा कितना 34 दूना 68, 680 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं बना पाए? जैसे मैं पूछा कि कितने बच्चे ये क्वेश्चन को बना पाए, तो मुश्किल से 5 से 10 बच्चा हाथ खड़ा किया। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाए? मैंने आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला मैंने दिया भी था। सब चीज इसमें दिया हुआ है कि वस्तु का घनत्व दिया हुआ है, वस्तु कितना द्रव में डूबा हुआ उसका आयतन दिया हुआ है, द्रव का घनत्व दिया हुआ है, वस्तु का कुल आयतन पूछ रहा था। बस ये फॉर्मूला को लगा के इसको कर लेना था क्या।
मतलब आप फार्मूला को अच्छी तरीका से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। देखिए क्वेश्चन बनाने का यही नियम है कि क्वेश्चन से दिए गए डाटा को पहले निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाए, आप करते कहता है इतना अपेक्षित घनत्व वाली वस्तु के घनत्व को हम लोग किससे डिनोट किए थे? D1 से। तो 0.75 अपेक्षित घनत्व है तो इसको ग्राम पर सीसी बदल लेंगे तो घनत्व। फिर कह रहा 500 सेंटीमीटर आयतन द्रव में डूबा है, वस्तु के डूबे हुए भाग के आयतन को V से, तो V बराबर कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर बोला द्रव का अपेक्षित, द्रव के घनत्व को D से 1.02 ये हो जाएगा ग्राम पर सीसी। और पूछ रहा था वस्तु का कुल आयतन मतलब V1 बराबर वाट। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन रहता है कि सर हमको क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अरे जो क्वेश्चन में डाटा उसको लिखने का प्रयास करो और क्या पूछ रहा है वो लिखो, और इससे रिलेटेड तुम क्या रिलेशन को जानते हो, इससे रिलेटेड तुम ये रिलेशन को जानते हो तो उसको लगा दो, बन जाएगा। प्रयास करोगे तभी बनेगा, प्रयास ही नहीं करता है तुम लोग। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक क्वेश्चंस आप उस पर नहीं करेंगे, थ्योरी पे आपको कमांड नहीं आएगा, है ना। थ्योरी पर अगर पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए उससे बेसिस न्यूमेरिकल को क्या होगा? करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन समझिए जरा। एक धातु के खोखले आभूषण का भार दिया हुआ है। एक धातु के खोखले आभूषण का भार दिया हुआ है, कितना है भाई? है ना 288.5 kg। क्लियर? वह इतना मीटर क्यूब पानी हटाता है। मतलब ये विस्थापित आयतन, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन दिया हुआ है। यदि धातु का अपेक्षित घनत्व इतना हो और पानी का घनत्व इतना हो तो खोखली जगह का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा? खोखली जगह का क्या पूछ रहा है? आयतन। सुनो, सबसे पहले ये देखो, यहां पर धातु के खोखले आभूषण का दिया हुआ है, कितना केजी है? एम का मान कितना दे ले रहे? बोल नहीं रहा है। 288 पॉइंट कितना? 5 kg। क्लियर? करा हुआ इतना मीटर क्यूब आयतन पानी हटाता है। मतलब जब उस वस्तु को पानी में डुबाते हैं, उस वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वो इतना आयतन हटाता है। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के डूबे हुए भाग के आयतन के बराबर होता है। अब उस खोखली वस्तु को पूरा तुम पानी में डुबाया है ना, तो ये जो दिया हुआ है इतना आयतन पानी हटाता है, वो किसका दिया हुआ है? किसका आयतन दिया हुआ है? वस्तु का आयतन, खोखली आभूषण का आयतन दिया हुआ है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पर खोखले, ये देखो यही समझना है, खोखले आभूषण, खोखले धातु के खोखले कहने का मतलब कि अंदर से वो क्या है? खाली है। पासमत है ना? कोई भी आभूषण, जैसे मान लो पाइप रहता तो थोड़ा और दिखाने में अच्छा रहता। भाई देख लो जी, देखो सपोज दैट, मान लो यही धातु का कोई खोखला आभूषण है, चाहे कुछ, ये बाहरी है आयतन ये। अब इसको पानी में डुबाएंगे तो ये जितना इसका आयतन है उतना डिस्प्लेस करेगा। तो ये आयतन, ये खोखले आभूषण का आयतन दिया हुआ है। कितना आयतन है? बोल भाई। खोखले आभूषण का आयतन 0.03, ये मीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है? मीटर क्यूब। क्लियर? मतलब इसका पूरा आयतन, इसका मास दिया हुआ। अच्छा, और क्या कह रहा है? यदि धातु का अपेक्षित घनत्व, अच्छा भाई, धातु का डेंसिटी दिया हुआ है वस्तु का, तो वस्तु के घनत्व को किससे? D1 से करते हैं ना। तो वस्तु का घनत्व D1 है तो कितना दिया हुआ है भाई? 10 पॉइंट कितना? 5। अगर इसको मैं कहूंगा कितना ग्राम पर सीसी होगा, अगर केजी में बदलेंगे तो 10.5 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर कितना? क्यूब। क्लियर? अब देखिए, करा खोखली जगह का आयतन आपको निकालना। सबसे पहले ये बताओ, ये मास इसका दिया हुआ, ये मास किसका था?
धातु का, और धातु का घनत्व दिया हुआ, तो धातु का आयतन निकलेगा। और वो जो धातु का आयतन निकलेगा तो एक्चुअल में निकलेगा कि वो कितना आयतन है, डेंसिटी। इससे डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। तो आप यहां पर धातु का आयतन निकालते, धातु का आयतन, धातु मतलब इसमें कितना धातु मेटल्स लगा हुआ है धातु, तो धातु का आयतन बराबर मास बटे डेंसिटी। तो m बटे कितना हो जाएगा d1, m का मान कितना है 288.5 और d1 का मान 10.5 गुने 10 के पावर 3। क्या इससे ये निकलेगा? जरा कैलकुलेशन करके बताओ क्या आता है, कि कोई भी चीज से कैलकुलेशन करके बताओ ये क्या आता है। 0.0275 यही आ रहा है पक्का? 0.0027375 ये मीटर क्यों कैलकुलेशन कर लिए हो? चलिए इतना मीटर क्यों आ गया। ये जो आया वो धातु का आयतन आया, मतलब इस खोखले आभूषण में जितना धातु लगा हुआ है उसका आयतन। ये आयतन कौन है? पूरे आभूषण का आयतन। अगर पूरे आयतन में से हम किसको घटा दे? धातु का आयतन, तब खोखली जगह का आयतन निकलेगा कि खाली जगह, खोखली जगह या खाली जगह जो कहिए। इसलिए आभूषण में, किसमें बाबू? आभूषण में खोखली जगह का या खाली जगह, वही हो गया खोखली जगह का आयतन। कितना आयतन हो जाएगा? तो टोटल आयतन, आभूषण का टोटल आयतन कितना है? 0.03, यही ना है, मीटर क्यूब में ही है। तो इसीलिए यहां पर सब चीज देखो, ये केजी में रखे थे और ये केजी पर मीटर क्यूब, तो ये भी जो धातु का आयतन निकला वो किसमें? मीटर क्यूब है। इसमें से घटा देंगे किसको? 0.0275। जरा घटा के बताओ क्या आता है। अच्छा भाई 0.0025 इतना आ गया मीटर क्यूब। इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप सोच के देखिए, इसको लिख सकते हैं 2.5 गुने 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन कितने लोग अभी भी समझा? नहीं समझा? जैसे सुनो, हम ये कहते हैं, मान लिया जाए यही वस्तु है, क्लियर? अगर मैं इसको पानी में डुबाऊंगा, इसका जितना टोटल आयतन है ये अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा ना। लेकिन अंदर से ये क्या है? खोखला है। अंदर से क्या है? खोखला। अब इसका मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसमें कितना मटेरियल लगा है उसका आयतन निकलेगा कि नहीं? तो लड़का कंफ्यूज हो रहा हुआ, और ये भी आयतन, ये निकला धातु का आयतन। आभूषण में जो धातु लगा हुआ है ना, सिर्फ उसका आयतन निकला, और ये पूरे आभूषण का था। तब पूरे आभूषण जैसे इसके आयतन में, इसमें जितना जो ये धातु लगल है, ये कोर अंदर तो खाली है, उसको घटा देंगे तो ये खोखली जगह का आयतन निकलेगा कि नहीं? तो वही तो काम किए। अब सुनो, हम ये कहते हैं कि इस वस्तु को हम डुबाएंगे तो इसकी जितनी आकृति शेप रहेगा उसके बराबर आयतन पानी डिस्प्लेस करेगा। तो वही दिया था 0.03 मीटर क्यूब आयतन पानी हटाता है। मतलब खोखले आभूषण का ये आयतन देल था, और मास देल था, डेंसिटी देल था, तो धातु का आयतन निकाल लिए। अब टोटल आयतन में से धातु के आयतन को घटा दिए तो खाली जगह का आयतन। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी और बढ़िया मिला। पहले उजला पर थोड़ा सा बढ़िया नहीं ना दिखता था, कल कैमरा में सेटिंग करवा दिए, अब बढ़िया दिखेगा। देखिए, अब आप सोचिए, फ्लोटेशन आपका ये चौथा लेक्चर चल रहा है। खत्म करने का सिलेबस कहिएगा तो हम एक दिन में भी फ्लोटेशन पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप उस पर 2-4 गो क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक उसमें ब्रीफ नहीं आएगा।
और जितना लेवल का ये सब क्वेश्चन करवा देते हैं, कहीं और जाके पूछो, उसके बाद पता चलेगा तुमको कि क्या क्वेश्चन होता है ना। कल हमारा एक और कोचिंग वाले से ही कुछ कुछ बातचीत हो रहा था, तो वाकई अरे भाई देखते हैं बच्चे को, जैसे पैरामेडिकल वाले बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी लेते हैं, लेकिन चूंकि हम जेन्युइन बात को बोलते हैं कि बाबू हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो और बच्चा कहता सर और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रहा है कि हाँ सब पढ़ा देंगे, और पहले तो वास्तविक पढ़ाता है जी दोस्त, लास्ट में कुछ कुछ हिंदी इंग्लिश जड़ी बड़ी बता देता है, हो गया कहानी खत्म, प्रॉपर क्लास नहीं चलता है। तो यही फर्क है। अगला क्या कर रहा है कि आपको झूठ बोल के कैसू करके आपको एडमिशन ले रहा है, और हाँ ऑल सब्जेक्ट होगा। आप क्लास कीजिए ऑल सब्जेक्ट का, तब पता चलेगा कि कई गो क्या टीचर है और कैसे पढ़ाते हैं। तो सवाल है कि रियलिटी फैक्ट पर बहुत कम लोग रहते हैं, हाइपोथेटिकल दुनिया पे ज्यादा जीता है लोग, है ना। और हम जो बात बोलते हैं वही करते हैं, तो लोग को लगता ना ये चीज यहाँ गड़बड़ है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कितने लोग बनाए? कोई नहीं, एक आध तो, मतलब तुम लोग नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बेकार ही सब क्वेश्चन डिस्कस करते, जब क्लास में बैठे अगर एक दो बच्चा भी इसको नहीं बना पाता है, यानी आपका लेवल इस तरह का नहीं है, अब एक्स्ट्रा कोई थ्योरी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन देखिए बनेगा। एक नाव पर अधिकतम 1000 केजी का भार रखा जा सकता है। बात को समझिए, एक नाव पर अधिकतम कितना? 1000 केजी का भार रखा जा सकता है। अगर उससे ज्यादा भार रखेंगे तो नाव पानी में डूब जाएगा। अरे की कैपेसिटी होती है ना। खाली नाव मतलब जब उस पर कोई भार हम नहीं रखते हैं, या जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ता है, तो 1/5 भाग जल में डूबता है। कितना भाग? 1/5 भाग। तो कहता नाव का भार क्या होगा? किसका भार? नाव का। चलिए सुनिए, जरा एक नाव बनाते हैं हम, है ना। इमेजिन कर लीजिए, मान लो इसी प्रकार का नाव होता है, सही है ना, ऐसे नाव रहता है, और कहता है ये खाली नाव है। जरा खाली नाव पानी में 1/5 भाग डूबता है। कितना भाग? मतलब ये अपने आयतन का 1/5 भाग डूबता है। खाली नाव पानी में, नाव का भी अपना कुछ वजन होगा ना। चलिए खाली नाव अपने आयतन में, सपोज दैट मान लो 1/5 भाग, देखो यही हो गया, ये पानी है, ये पानी है, इसके नीचे क्या है? पानी है। क्लियर? 1/5 भाग अपने आयतन का डूबता है। एक चीज मैं आपको सेंटेंस बताया था कि कोई भी वस्तु पानी में जितना आयतन डूब कर तैरेगा, वही उसका डेंसिटी होगा ग्राम पर सीसी में। अरे बच्चा बहुत पिटाएगा, डिस्कशन करने में नहीं मन लग रहा है ना, तो चुपचाप चले जाओ क्लास से। जब क्लास में है तो समझने का प्रयास करो। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, और उसको हम नहीं बताएंगे, इसीलिए समझो क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा था कि एक नाव पर अधिकतम 1000 केजी का भार रखा जा सकता है। खाली नाव पानी में 1/5 भाग डूबता है। भाई आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था थ्योरी क्लास में कि कोई भी वस्तु जल में जितना आयतन डूब कर तैरेगी, वही उसकी डेंसिटी होती है ग्राम पर सीसी में। ये बताए थे। तो क्या
1/5 भाग डूब कर तैरता है तो नाव का डेंसिटी निकल सकता है। नाव का घनत्व कितना हो जाएगा, और नाव के घनत्व मतलब वस्तु का घनत्व हो गया। तो वस्तु के घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते थे, D1 से। हम लोग कह सकते हैं 1/5 ग्राम पर सीसी। और अगर इसको केजी में बदलना चाहते हैं तो 1/5 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। मतलब हम कह सकते हैं कि 200 केजी पर मीटर क्यूब। नाव की डेंसिटी निकला। कैसे निकला, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि खाली नाव पानी में 1/5 भाग डूबता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कोई भी वस्तु पानी में जितना आयतन डूब कर तैरेगा वही उसकी डेंसिटी होगी ग्राम पर सीसी में। चलिए करा नाव का भार क्या होगा, मतलब नाव का वजन। हम मान लेते हैं कि माना कि नाव का भार कितना है, m kg है। कितना है, m। भार मतलब यार द्रव्यमान समझिए, नाव का भार कितना है, m kg। और अधिकतम 1000 kg का भार रखा जा सकता है। मतलब ये मैक्सिमम, ये नाव का भार m प्लस 1000, यही ना, m प्लस कितना 1000। इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा अगर करेगा तो ये क्या होगा, डूब जाएगा। m प्लस कितना 1000, मतलब इतना ये भार कर सकता है। नीचे इसका क्या लग रहा होगा, W, एक्चुअल वेट लग रहा होगा ना। एक्चुअल वेट W मतलब W बराबर mg होता है। m मतलब m प्लस कितना 1000 इंटू जी। अरे होगा ना भाई, m किसका है, नाव का, 1000 एक्स्ट्रा हम रख सकते हैं। ऊपर क्या लगेगा, W डैश VDG के बराबर होता है। बोला क्या, समझो कि अधिकतम 1000 केजी का भार रखा जा सकता है। मतलब जैसे ये जो मैंने पोजीशन बनाया है वो खाली नाव का था। खाली नाव 1/5 भाग पानी में डूबता था। जैसे ही 1000 रखेंगे तो पानी कहां तक चल जाएगा, यहां तक जाएगा। नाव पानी में डूब कर तैर रही है, डूबेगी नहीं, उससे ज्यादा अगर होगा तब डूबेगी। अगर डूब कर चुकी, कह सकते नाव पानी में डूब कर क्या कर रही है, तैर रही है। तो डूब कर कब तैरती है, तैर रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं W डैश का मान W डैश क्या होता है, VDG ऊपर दिया हुआ है। और ये होगा m प्लस कितना 1000 इंटू कितना g। बाबू जी से जी, भी किसका आयतन होता है, भी होता है विस्थापित द्रव का आयतन या वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन। वस्तु के डूबे हुए भाग, वस्तु कौन है, नाव। तो नाव का आयतन निकलेगा कैसे, नाव का घनत्व देल है, नाव का द्रव्यमान माने है, नाव का आयतन निकल जाएगा। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। तो m बटे कितना हो जाएगा, m बटे कितना 200, m बटे कितना रे भाई 200। id किसका होता है, द्रव का घनत्व। द्रव कौन है, जल। अरे द्रव पानी न है, द्रव पानी है तो इसकी डेंसिटी कितना होगी 1 गुने 10 के पावर 3 kg पर मीटर। ध्यान लो, मतलब 1 गुने 10 के पावर 3 बराबर m प्लस कितना 1000। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या ये कटेगा, कितना बार में, बोल नहीं रहा है, कितना बार में कटेगा रे, एक बार में। 200 है, ये 1000 है, 5 बार में कटेगा। क्या आ जाएगा 5m बराबर m प्लस कितना 1000। जरा इसको इधर लाओ, 4m हो जाएगा। 4m बराबर कितना 1000, m बराबर कितना 250। आ गया, नाव का वजन आ गया। तो आप खुद सोचिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और मैं क्वेश्चन बना दे रहा। आप कहेगा आप तो सर है, काहे बना दीजिएगा। तो आप ये फील कीजिए कि क्या मैं जो थ्योरी पढ़ाया हूं उससे ज्यादा यूज कर रहा हूं, तो फिर बन क्यों नहीं रहा है, गैपिंग कहां है। जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूं उसको
आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्या सही बोल रहा है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन एक और भी है। ध्यान दो ना, एक और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और उसमें क्या पूछ रहा है जानते हैं? इसमें अधिकतम भार दिया हुआ है और उसमें अधिकतम भार ही पूछ रहा है। उसमें नाव का भार देल है, अब पूछ रहा है कितना अधिकतम भार उस पर रखा जा सकता है। इसी में कह देता कि एक नाव का भार 250 kg है, खाली नाव में इतना भाग डूबता है, बताइए उस नाव पर कितना अधिकतम भार रखा जा सकता है? 1000 kg निकल के आता है, नहीं आता। अब जो ये नाव का भार m kg माने वो अतिरिक्त भार मान लेते हैं, नहीं उसी तरीका से बनेगा। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, आप देख लीजिए, ये 32 है ना, उस लाइए अब बताते हैं कितना नंबर क्वेश्चन आगे आएगा ही। इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है कि लकड़ी का द्रव्यमान दे दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, द्रव्यमान कभी केजी पर मीटर क्यूब में नहीं होगा। 39 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है 32 नंबर क्वेश्चन की जैसा। ये लोग तो और एक को क्वेश्चन बनाता है, बनाता जी, नहीं समझ में आता है, हंसता है खाली। चलिए आगे बढ़े। अरे लिखा रहे कितना देर में छापेगा? अब इससे ज्यादा अगर वजन देता तो नाव पानी में क्या होता डूब जाती है ना। और बढ़े आगे, लिख लिया? चलिए देखिए, यदि पीतल में 80% तांबा और 20% जस्ता भार से है, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि पीतल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? हाँ, तांबा और जस्ता का। तांबा मतलब हो गया Cu और प्लस कितना? जस्ता। जस्ता करने का मतलब जेड है। ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे भी, और यही रेशियो होता भी है 80% और 20%। कोई कोई बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर देता है, कहीं 88 और 12 भी दे देता है ना। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, और कांसा होता है तांबा और टीन का। तांबा और टीन का खैर छोड़िए। पीतल में 80% तांबा और 20% जस्ता भार से, वजन से। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 kg हम लोग पीतल लेंगे तो उसमें
800 ग्राम 80% मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होगा ना भाई। तो उसमें 800 ग्राम हमको तांबा रहेगा और 200 ग्राम जस्ता रहेगा, 200 ग्राम जस्ता रहेगा भार से। दोनों का डेंसिटी अलग अलग दिया गया है, नहीं दिया है। तांबा का घनत्व दिया हुआ है और जस्ता का घनत्व दिया हुआ है। तो कहता पीतल का घनत्व क्या होगा, पीतल का घनत्व क्या, समझ में आया। अब सुनिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि इसमें माना कि पीतल का है ना, पीतल का भार या द्रव्यमान ही मानो, भार होगा तो जी के साथ होगा ना। माना कि पीतल का द्रव्यमान कितना है, m kg, कितना kg, मान लिए। अगर पीतल m kg है तो ये बताइए हमको कि तांबा कितना होगा। तो तांबा का द्रव्यमान निकलेगा, कितना निकलेगा, तांबा का द्रव्यमान आपको निकलेगा कितना, m का 80%, मतलब 80/100 मतलब 4m बटे कितना, 5 kg, क्लियर। और जस्ता का अगर कहेगा, जस्ता का द्रव्यमान वो कितना आएगा, m का 20%, या m में से इसको घटा भी सकते थे, नहीं भाई ये m बटे कितना, 5 kg, क्लियर हो गया। अब देखो तांबा और जस्ता दोनों का डेंसिटी अलग अलग दिया गया है, दोनों का डेंसिटी क्या है, अलग अलग दिया हुआ। ऐसे हमको लगता है ग्राम में ही मानते ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए क्योंकि आपको डेंसिटी भी ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है और पीतल का भी घनत्व पूछ रहा है ग्राम पर सीसी में। तो मेरे को जैसा लग रहा है कि इसको m kg जो माने हैं वो m क्या मान लीजिए, ग्राम, क्या मान लीजिए, m ग्राम। ये m ग्राम है और ये ग्राम हो गया ये। अब बताओ तांबा का द्रव्यमान दिया है, तांबा का घनत्व दिया हुआ है, तो क्या तांबा का आयतन निकलेगा, तांबा का आयतन कैसे निकलेगा भाई। तो हम लोग है ना डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम पर है, तो वॉल्यूम बराबर मास बटे, तब तांबा का द्रव्यमान कितना, 4m बटे 5, अब मेन बटा में कितना आ जाएगा, 8.9, ये इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम ग्राम कैंसिल। अरे कुछ कैलकुलेशन करके आएगा, जो आ जाए कैलकुलेशन करके, हम नहीं मानते, हम मान लिया जाए आ जाएगा कितना, ये 4 अब बटा में 5 मल्टीप्लाई 8 पॉइंट कितना 9, चलो m इतना ही रहने दो सेंटीमीटर की। क्या उसी प्रकार से आप जस्ता का आयतन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जस्ता का आयतन क्या हो जाएगा, तो जस्ता का द्रव्यमान मतलब m बटे 5 और बटे कितना है जी 7.1, ये हो जाएगा कितना, m बटे 5 मल्टीप्लाई 7.1, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। अब सुनो, तांबा जस्ता का आयतन निकल गया, तो क्या पीतल का आयतन नहीं निकलेगा, पीतल का आयतन अगर कहेगा तो दोनों के आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पीतल का आयतन बोलेगा तो दोनों के आयतन को जोड़ो। तांबा का आयतन कितना निकला, ये 4m, अब बटे गुना करोगे तो 9 × 5 = 45, 10 कितना आएगा, 89 है ना, 90, 44.5। तो चलो एक ही बार लिख दें 44.5, अब प्लस यहां करोगे तो m बटे कितना 7 × 5 = 35 पॉइंट कितना 5 आ गया। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, चाहोगे तो इसको कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, जो आ जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। पीतल का आयतन मालूम हो गया और पीतल का द्रव्यमान मालूम है, तो बताओ पीतल का घनत्व तो नहीं निकलेगा। पीतल का घनत्व डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है m, मास कितना है m, और बटा में कितना हो गया, यहां m कॉमन ले ले, नहीं बोल रहा है, अरे m कॉमन ले लेंगे तो 4 बटे 44.5 प्लस 1 बटे 35.5,
आइए एम एम कैंसिल, बस इसको कैलकुलेशन कर लो। क्या इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा? ये 1 बटे इतना होगा, एलसीएम ले लेगा, कैलकुलेशन करेगा, जो होगा आ जाएगा। क्लियर है? बना था ये क्वेश्चन, भी क्वेश्चन नहीं बना के लाती है। इसीलिए कल आपसे मैंने पूछा था कि आप बताइए कि क्वेश्चन डिस्कशन करना है या नहीं करना है। अगर मैं छोड़ के भाग जाता तो कुछ तेज स्टूडेंट जो कहता सर आधे क्वेश्चन डिस्कशन किए आधा नहीं किए, और जब कर रहे हैं तो बना के नहीं लाता है। कुछ बच्चे तो नए होंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा ये क्या पढ़ाई हो रहा है। नहीं बाबू, सही बात है ना? कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। अगला चैप्टर जस्ट वेब हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। जल्दी कीजिए, कुछ नहीं था इसमें, बस अलग अलग द्रव्यमान निकाल के डेंसिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम निकाल के जोड़ दिए, है ना, और फिर उसका डेंसिटी को निकाल लिए। है? कौन चैप्टर है? इस चैप्टर्स का नाम है फ्लोटेशन। में लिखा था, हाँ ये वाला चैप्टर है, ठीक है। फ्लोटेशन, इसका नाम है प्लवन। अब बच्चा को ये भी नहीं पता चल रहा है कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन हो रहा है। हो गया, आगे बढ़े। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग बनाए हो? केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और ग्रुप दोनों में मिल गया है, इसलिए क्वेश्चन बना लेना। आगे बढ़े भाई। कैलकुलेशन किया तुम लोग? तुम लोग तो कैलकुलेशन भी नहीं किया होगा, हम जानते हैं ना। हाँ? तुम लोग इसका कैलकुलेशन भी नहीं किया होगा। इसमें कुछ नहीं, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये 44.5 मल्टीप्लाई 35.5 अपॉन एलसीएम, ये ऊपर जाएगा, आई से गुना हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 35.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 44.5। अब सोचिए, ये आ जाएगा 44.5 मल्टीप्लाई 35.5 अपॉन, ये गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, 70 अब फिर दूना 140, 142 हो जाएगा। जोड़ उड़ के सब बता रहा है, कितना आया? 186.5। कुछ कैंसिल भी हो सकता है, एगो पॉइंट को कहीं घसका दो, ये 44 अगुने 35, एगो पॉइंट तो गया 186.5, एगो 10,
देख लो कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन भी हम ही करेंगे। अतः हाँ सर, मानव ने इतना मान एकदम बेशरम हो गया है, और आ गया। आजकल के विद्यार्थी जानते हैं मेहनत करना ही नहीं चाहते, सोचता है कि रेडीमेड एकदम चाइनीज फास्ट फूड की तरह हमको सब कुछ मिल जाए, बनल बनावल, बस उसको हम खाली खा ले। चलिए बढ़े आगे, कर लीजिएगा, अगर अभी नहीं हो रहा है तो घर पे कर लीजिएगा। लिखते हैं वाले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितने लोग बनाए हो? 200 ग्राम का एक पिंड जल में डुबाने पर 250 ग्राम जल विस्थापित करता है, पिंड को जल में स्वतंत्र छोड़ देने पर क्या होगा? हेलो गप मत करो। 200 ग्राम का एक पिंड है, मतलब ये मास दिया हुआ है किसका? 200 ग्राम, है ना जी, 200 ग्राम। चलो पूरा ग्राम लिखते लेते हैं, वो जी और इसमें अंतरे न समझेगा बच्चा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 200 ग्राम, ये क्या हो रहा है? 200 ग्राम का एक पिंड है, क्लियर? 250 ग्राम जल विस्थापित करता है, मतलब ये विस्थापित जल का क्या दिया है? भार ही दिया है या मास कहिए। तो आप सोच लीजिए कि यहां पर सिंपल क्या लिखा रहा है, रुको इसको, कहीं कुछ बैठा हुआ है क्या? स्क्रीन तो ठीक है। सिंपल सी बात, 200 ग्राम पिंड का, 200 ग्राम का एक पिंड को यहाँ पे W एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा? 200 जी, और कहता है कि 250 ग्राम का जल विस्थापित करता है, मतलब विस्थापित द्रव का भार कितना हो जाएगा? W डैश वो 250 जी। अब बताओ कि W डैश का मान, W डैश का मान जो है वो W से क्या है? बड़ा है। तीन कंडीशन बताए थे कि अगर W डैश ग्रेटर देन W है तो वस्तु द्रव के ऊपरी सतह पर तैरेगी, बोले थे। अगर W डैश बराबर W तो डूब कर तैरेगी, और बोले थे कि अगर W डैश का मान W से क्या हो? छोटा हो तो डूब जाएगी। तो क्या होगा? क्या डूबेगा? डूबा हुआ तैरेगा, आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा। आंशिक मतलब थोड़ा सा, अपर सरफेस वही हो, इसमें कुछ था ही नहीं। कंडीशन पर आए थे ना। चलिए देखिए कह रहा है क्या, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तालाब में कोई नाव तैर रहा है, उसमें बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। यदि पत्थर को नाव में उठाकर, यदि पत्थर को नाव से या बे से होना चाहिए उस सेंटेंस, यदि पत्थर को नाव में से याद छूट गया, उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल क्या होगा? आप सुनिए, नीचे गिर जाएगा, ऊपर गिर जाएगा, बात को आप नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा ही हेले तालाब। अच्छा बताइए, मान लिया जाए पत्थर का टुकड़ा है और तालाब के पानी में डालेंगे तो वो कुछ आयतन छेकेगा, तो आपको लगेगा क्या कि ये ऊपर चला जाएगा ना। एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लिया जाए ये नाव है, ये नाव है, ये इतना भाग पानी में डूब कर तैर रहा है। इस नाव, ये नाव इतना भाग ऐसे डूबा हुआ पानी में ऐसे तैर रहा है, क्लियर? अब क्या होगा, इस पर एक बड़ा सा पत्थर का एक बांस का टुकड़ा है, क्लियर? जैसे इसको उठाकर पानी में फेंकेगा तो क्या होगा? होगा क्या
कि नीचे वाला डब्ल्यू डैश जिसमें दो प्रकार का फोर्स लग रहा है, एक डब्ल्यू जो कि एफ जी के बराबर और एक ऊपर लग रहा है डब्ल्यू डैश जो कि बीडीजी के बराबर। तो जैसे इस पत्थर के टुकड़ा को उठाकर बाहर फेंकेगा तो ये वाला फोर्स का मान क्या होगा, कबेगा। ये कबेगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ये नाव किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर। अगर नाव ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा तो वाटर लेवल इसके रिस्पेक्ट में किधर आएगा, नीचे। नहीं बात समझा? क्वेश्चन ये बनाया है, लेकिन इसको क्वेश्चन करने का मतलब, अब देखिए सिंपल सी करा, तालाब के जल का तल क्या होगा, मतलब वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। अच्छा तो ऐसा थोड़ा होता कि एक तालाब है, एगो पत्थर का टुकड़ा फेंक देगा तो उससे पानी ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा। जनरली बच्चा सोचता है क्या कि किसी द्रव में कोई वस्तु को हम डुबाते हैं, मान लो पानी से भरा बाल्टी में आप कोई पत्थर के टुकड़ा को डुबाइएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, नहीं आएगा? यहां वो चीज नहीं पूछ रहा है, ये तो तालाब है, इसमें जड़ी बड़ी पानी होगा और उसमें एगो पत्थर के टुकड़ा तू डालिए देगा तो थोड़ा कि वाटर लेवल ऊपर चल जाएगा, ऐसा अंतर होगा वैसा कुछ। यहां कहने का मतलब क्या हुआ कि तालाब के जल का जो तल होगा वो नाव के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो जैसे ये इसका वेट का मान कमेगा तो ये बायडेंसी फोर्स ज्यादा ऊपर की ओर होगा, मतलब ये नाव किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर। तो वाटर लेवल नाव के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर, तो नीचे गिर जाएगा। वही हुआ, तालाब में जल का तल क्या होगा, नीचे। यही आंसर भी दिया होगा। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्वेश्चन को टिक आउट कर लेना और क्वेश्चन को समझते हुए बनाना, दोनों में क्या है, अंतर है। कुछ विद्यार्थी हम ये भी देखते हैं कि जो सॉल्यूशन दिया रहता है वो छाप के लेके चल आता है, तो ठीक है, उनको लगता होगा कि होमवर्क हमको सर बनाने दिए हैं, हम बना लिए, अपना काम पूरा कर लिए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आप कभी भी बुक के सॉल्यूशन को नहीं देखिए, आप अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए और उस क्वेश्चन में सोचिए क्या, और नहीं बनता मैं डिस्कशन करूंगा, अपने आप कहेगा ओ ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से था। तो सीखने की अगर टेंडेंसी है तो आपको यही चीज को अपनाना पड़ेगा। ऊपर आगे करें क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितने लोग बनाए, क्या कह रहा सुनो। बनाया कोई क्वेश्चन? आधा लोग तो इतना बड़ा क्वेश्चन है रख के यार बेहोश होके गिर गया होगा, सही बात है ना? मेहनत तुम लोग नहीं कर रहा, लक्षण नहीं दिख रहा तुम लोग में टॉपर आने का, गड़बड़ बात है। देखो क्या कहा, एच गहराई का एक शंक्वाकार पात्र में, ये रो है, आप लोग पी पढ़े होंगे, मैं आपको बोला था कि डेंसिटी को या तो डी से या तो रो से बताए थे। ये रो दिया हुआ, तो रो घनत्व वाले द्रव में पूर्णतः भरकर उसे खुले भाग को वायुरुद्ध कर पूर्णतः बंद किया जाता है। पहले जो कहा उसको कीजिए। एक शंक्वाकार पात्र लीजिए, शंक्वाकार पात्र यही ना जी, एक ये शंक्वाकार पात्र है, ठीक है ना, ये शंक्वाकार पात्र है और इसकी गहराई कितना दिया है, एच दिया है। ये थोड़ा सा हो गया समझ लेना, ये ऐसे शंक्वाकार ये पात्र है, इसकी गहराई कितना दिया है, एच। और कहता है क्या कि इसमें रो, कुछ लोग गप कर रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा देखा। अब या तो तुम पिटाएगा, जिसको ठेठ में कहते थुराएगा, है ना, मतलब इतना समझा रहे हैं। अरे होता है ठीक है, क्वेश्चन नहीं बना कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, नहीं कह रहा था। आपस में गप कर, अरे नहीं पढ़ना है चल जाओ उठ के, कोई मना किया है, कोई रोकेगा तुमको तब ना। अब वो बचपन वाला बात थोड़ो है कि मम्मी डेगा पिट के स्कूल भेज रही है,
अब नहीं पढ़ोगे 2-3 साल बाद अपने समझ में आ जाएगा। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तो गार्जियन से मांगते हो तो पैसा भी दे देते हैं ना, और 2-3 साल के बाद ये कंडीशन हो जाएगा कि तुमको पैसा मांगने में ही लाज लगेगा। एक समय आ जाएगा, समझ गया ना। फिर लगेगा क्या कि कहने से 2 रुपया हमको आता ताकि पॉकेट खर्चा निकलता। बात समझ रहे ना, ज्यादा दिन हो जाता है तो। हमारे भी सर्किल में हमारे जूनियर लोग हैं, सारा बीटेक कैले हैं, दरभंगा से सिविल इंजीनियरिंग है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए हमेशा छठ। ऐसा नहीं क्यों नहीं पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, 1 से 2 नंबर के लिए कभी कभी छट जाता है। 10 दिन से हमको फोन कर रहा है कि भैया हमरो 10th में पढ़ावे दीजिए ना, कुछ पॉकेट खर्चा निकलेगा। अब गार्जियन से पैसा मांगने में शर्म लगता है। तो अभी तुमको लग रहा होगा कि बहुत कंपटीशन की दुनिया में जब जाओगे ना तब पता चलेगा। जब 0.5 नंबर से तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा, तो कहता लगता काश एक क्वेश्चन भी और सही बन हो जाता है। धीरे धीरे समझदारी आएगी, लेकिन फर्क यही रहेगा कि उस समय समझदारी आके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय तुम्हारा बीत जाएगा। जब क्वेश्चन करवा रहे कम से कम समझो क्या क्वेश्चन कर रहा है। तुम तो जो क्वेश्चन है उसका फिगर भी नहीं ड्रॉ कर पाते हो, जबकि बोलते हैं कि कम से कम क्वेश्चन का पहले फिगर ड्रॉ करो। क्या कर रहा था, एक H गहराई का शंक्वाकार पात्र में P घनत्व वाले द्रव को पूर्णतः भर के, तो पहले एक शंक्वाकार पात्र बनाओ। क्या शंकु बनाने नहीं आता है? 10th में नहीं पढ़े हो शंकु? इसमें क्या किया गया है ना, इसमें रो घनत्व वाले क्या किया गया है, द्रव भरा गया है। मान लो इसमें द्रव भर दिया, कौन द्रव, इस द्रव की डेंसिटी क्या दिया है, रो। कहता भर कर उसके खुले भाग, अगर शंक्वाकार पात्र ऐसे है तो ऊपर का भाग क्या होगा, खुला होगा। उसके खुले हुए भाग को पूर्णतः बंद कर दिया, इसको पूरा पैक कर दिया। आइसक्रीम देखा है ना कोन वाला, इमेजिन कर लो वही चीज है। अरे ये कोन वाला ऐसे है, उसमें कोई लिक्विड हो या कुछ भी चीज हो करके ऊपर से पैक कर दिया। इसके पश्चात इतना बोले, इसके पश्चात इस पात्र को एक समतल पर इस प्रकार रखा जाता है। अब देखिए, अब कोई कहेगा ना कि सर शंकु ऐसे काहे बनाए, आप शंकु ऐसे बनाते, तो शंकु अगर नीचे भार उसका बेस रहेगा तो तुम कैसे भरोगे उसको? अरे ऊपर भार रहेगा बेस, तभी ना उसमें द्रव भरोगे और उसको सील करोगे, कि नीचे भार में करके कैसे भरोगे? अब दिया है कि इसके पश्चात उस पात्र को एक समतल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका शीर्ष ऊपर की ओर हो। चलो इसको पलट दो, इसको इस प्रकार से समतल पर क्या किया गया, रखा गया। सेम चीज को खाली क्या किया गया है, पलट दिया। यहां भी ऊंचाई h है और इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसका डेंसिटी कितना दिया है, रो। क्लियर? कहता पात्र के आधार पर बेस पर द्रव का दाब होगा। अब सुनो, पात्र मतलब शंक्वाकार पात्र है। अब यहां पर क्या लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा ना प्रेशर। इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो इसके आधार पर क्या लगाएगा, प्रेशर, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। वही करा, वो दाब क्या होगा। अब सुनो, हम लोग प्रेशर बराबर क्या पढ़े, फोर्स बटे एरिया, यही पढ़े ना। प्रेशर बराबर फोर्स बटे, यहां पर फोर्स कौन लगाएगा, इसका वेट के बराबर। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, वही ना उसका भार ही ना फोर्स जनरेट करेगा। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ F का मान हो जाएगा mg/A। अब मेन फंडा ये है कि इस लिक्विड के भार को कैसे निकाला जाए। अब इस लिक्विड के भार M को निकालने के लिए हम देखिए, डेंसिटी बराबर हम लोग पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गुने डेंसिटी। तो वॉल्यूम गुने डेंसिटी, M के जगह पर V मान लेते इसका वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या दिया है, रो।
अरे रो नहीं दिया है, जी अब बटे कितना ए? अब ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा? ये शंक्वाकार पात्र का, शंकु का आयतन पढ़ा होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो बताओ यहां पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और ये रो जी तो है ही, बाकी रो अगुने जी। अब बटे ये भी इसका शंक्वाकार का आधार जो है वो कैसा है? सर्किल। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बता पाई स्क्वायर क्या हो गया? कैल्शियम। क्या आ गया? 1/3 रो जी एच। तो 1/3 रो जी एच आंसर होगा। अगला में दिया होगा ऑप्शन कट्टल होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 को कटा होगा। तो बताइए क्या क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन नहीं था, तो आप उसके अनुरूप फिगर बनाइए, क्वेश्चन को कीजिए तभी बनेगा। आप चाहते हैं कि खाली क्वेश्चन बन जाता है, इसे थोड़ा होता है। चलो जल्दी करो। जल्दी बनाइए। कुल रिजल्ट देखने में लगल है रे। अच्छा पढ़ लो ना, कितना मार्क्स है?
indiaresult.com पे मार्क्स दे रहा है। ए ध्यान दे किसका। अच्छा देख लो, 2-4 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। अरे रिजल्ट आया तू रहबे ना करेगा, देखो 90% है। हाँ। चलो ध्यान दो ध्यान दो। अगला देखो अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, माहौल खराब कर दिया है। वो रिजल्ट देखने में लग गया। अरे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद रिजल्ट देखना। अरे शांत रहेगा तुम लोग। देखो क्वेश्चन देखो, बंद करो मोबाइल। झूठ मत बोलो। क्या बोले थे? बोले मिठाई खिलाएंगे। गलत बात नहीं, अब स्टेटमेंट। हाँ हम ये चीज बोले हैं कि 80% से अब जिसका भी मार्क्स आएगा हमारे तरफ से मिठाई खा लेना, 80% से कम लाएगा तो तुम खिला देना। हम स्टेटमेंट तो अभी भी वही है। और 90% से अब जिसका आ गया उसको हम फ्री कर देंगे, वही ना जी। हम गलत कुछ अभी भी अब स्टेटमेंट पर है। आप इतना मत समझिए जिस सर को कि कुछ भी बोल देते और उसको पालन नहीं करते, है ना, वो चीजें नहीं कीजिए, ठीक है ना। जो हम बोले हैं उस पर चलिए ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है ना। एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी और दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। यदि वे लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डाल दे तब वो क्या अनुभव करेगा? अच्छा ये बताओ। हाँ स्वाभाविक है, भार में क्या आएगी? कमी आएगी ना, तो वो कम भार को क्या करेगा? अनुभव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? क्या वायुमंडलीय दाब आर्द्रता पे निर्भर करता है? कह रहा यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? क्या दिया है? बढ़ता दिया है, तो क्या लिखा? बढ़ता है। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होगा। वायु की आर्द्रता बढ़ेगी। आप लोग इतना देखिए सगरों कोलाहल कैले, तुम लोग देख लीजिए 374 अरे क्लास खत्म कर दे, इतना उत्सुकता है ना। अरे रिजल्ट है तो तुम्हारा रिजल्ट रहेगा, पढ़ लो ना। इसमें क्या दिया हुआ? बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ो। समान भार था। समान भार कैसे अनुभव करेगा? पानी में अगर डालेगा तो कुछ ना कुछ उसके भार में कमी आएगी ना, कैसे नहीं आएगा? आंसर छोड़िए ना, याद है
ये क्वेश्चन सेम है 32 नंबर क्वेश्चन के जैसा। एक लकड़ी जिसका द्रव्यमान 4 kg होगा, मीटर क्यों नहीं होगा, घनत्व इतना है, पानी में इतना नहीं, अधिकतम अतिरिक्त द्रव्यमान टिका सकती है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू डैश बराबर क्या करेंगे, डब्ल्यू डैश का मान VDG के बराबर, ये हो जाएगा m प्लस कितना है 4 m प्लस 4 इंटू जी से जी गया, वॉल्यूम निकलेगा। लकड़ी का द्रव्यमान 4 kg है और डेंसिटी 600 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बटे डेंसिटी 600 ना। आइए इसका हो जाएगा कितना 1 गुने 10 के पावर 3 बराबर m प्लस कितना 4। मतलब सेम क्वेश्चन है, कटेगा कुछ 1 बटे कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 1000 बराबर m प्लस कितना 4। ये 0 से 0 कट गया, ये 20 बचे 100 पस्तिया 15 कितना हो गया 20 बटे 3 बराबर m प्लस कितना 4। तो बताओ m बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 3 माइनस 4 चरतिया 12 8 बटे 3 मतलब 2 पॉइंट कितना 66 kg। करेक्ट आंसर इज क्या सी है। जो 32 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी पर आधारित है। कितना है 419, चलिए 412, वाह 80% वाला भी इसमें बहुत सारा है। इसका कितना है अब तो बिहार बोर्ड में बहुत मार्क्स उठने लगा है। जिस समय हम लोग एग्जाम देते थे तो 80, 81, 82% पे टॉपर रहता था। उस समय हम लोग का 79% हमारा मार्क्स है, 700 का है, लगभग 80 के आसपास। मतलब उसमें 82-83% पे टॉप ही रहता था, है ना। अब बहुत मार्क्स उठने लगा, अब तो मानिए कि 90 प्लस 95% चल जाता है ना। नहीं, मैट्रिक होता था 700 का, इंटरमीडिएट होता था 200। चलिए आगे बढ़े। बनाया क्वेश्चन, चलो नाले दो, समझ गए तुम लोग ना। रिजल्ट चलिए आज निकला है ना, सब लोग एकदम ना खुशी में एकदम है ना, कोई पढ़ने के मूड में है ही नहीं, है ना।